हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की श्रृंखला में आज हम आगे चलते हैं। हमने आपको बताया था, अभी पिछले वीडियो में हमने जो चर्चा की थी, भारत नेपाल संबंधों में क्या मतभेद के बिंदु हैं, उन पे हमने आपको बताया था। आप पिछला लेक्चर देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से मतभेद के बिंदु हैं। हमने ये कहा था कि आज हम जो चर्चा करेंगे भारत नेपाल संबंधों में, कि भारत के सामने क्या विकल्प है नेपाल के संबंधों को ठीक करने के लिए। तो आज हमारा जो टॉपिक है, भारत के पास क्या विकल्प है, क्या विकल्प है संबंध ठीक करने का, संबंध बेहतर करने के लिए। ठीक है, बेहतर करने के लिए। किस पे बात हो रही है? नेपाल के साथ बात हो रही है अभी हमारी। तो आज अगर आपने न्यूज़ देखा होगा तो एक बात हो रही है कि नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं वो ये बोल रहे हैं कि भारत सरकार जो है अस्थिरता, हमारी जो सरकार है उसको अस्थिर करना चाहती है। कारण इसका ये है, अस्थिर करने का प्रयास इसलिए कर रहा है भारत क्योंकि हम चीन के ज़्यादा नज़दीक जा रहे हैं, इसलिए भारत सरकार ऐसा कर रही है। तो आप देख रहे हैं कि वहाँ पे क्या स्थितियाँ अभी वर्तमान में हैं और एक माहौल भारत के खिलाफ बनाने का प्रयास हो रहा है। भारत के पास क्या क्या यहाँ पर विकल्प हो सकते हैं, भारत के पास क्या विकल्प है, क्या विकल्प है संबंध बेहतर करने के लिए, क्या विकल्प है संबंध बेहतर करने के लिए नेपाल से। ठीक है, नेपाल से कौन कौन से विकल्प है संबंध बेहतर करने के लिए। पहले विकल्प पे चर्चा करते हैं। पहली चीज तो ये है कि नेपाल को जो हम सहायता देते हैं, जो भी सहायता देते हैं, इकोनॉमिकल सहायता देते हैं और भी कई प्रकार की सहायता देते हैं, तो हम जो सहायता देते हैं वो उनको समय पे मिलनी चाहिए। पहला चीज तो यही है कि आर्थिक सहायता, आर्थिक अनुदान समय पे मिले। ठीक है, और दूसरी चीज, भारत द्वारा जो भी परियोजनाएं नेपाल में चलाई जा रही हैं उसको नियत समय पे पूरा किया जाए। तो पहली बात तो यही हो गई कि आर्थिक सहायता समय पर मिले। दूसरी चीज, जो विभिन्न परियोजनाएं हैं वहां जो भारत चला रहा है, विभिन्न परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाए। एक टाइम लिमिट रखिए, और टाइम लिमिट अगर आप नहीं रखेंगे तो समस्या हो जाएगी। ये बात पहली चीज है कि आर्थिक सहायता समय पर मिले ने, और विभिन्न परियोजनाएं जो भी भारत सरकार चला रही है उनको भी टाइम फ्रेम के अंदर पूरा किया जाए। दूसरी चीज, आप देखोगे कि नेपाल के साथ जो भारत का व्यापार है उसमें नेपाल को बड़ा व्यापारिक घाटा होता है, और जो व्यापारिक घाटा है उस व्यापारिक घाटे को आप देखोगे कि उसको थोड़ा दूर करने की भी बात होनी चाहिए। ठीक है, तो एक प्रकार से हम उसको थोड़ा सहयोग दें, और सहयोग जब हम देंगे तो वो हमारे प्रति एक विश्वास की वहां पे बहाली होगी। ठीक है, एक चीज यहां पर देखोगे कि जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं नेपाल की, उनका भी एक शीघ्रता से उनके निर्माण कार्य को किया जाना चाहिए। तो व्यापारिक घाटा कम करना, व्यापारिक घाटे को कम करने का प्रयास होना चाहिए, क्योंकि इससे भी वहाँ पे
एक बातें बन रही हैं। ठीक है, व्यापारी घाटा कम करने का प्रयास और जल विद्युत परियोजनाओं, जो वहां पे जल विद्युत परियोजनाएं हैं, परियोजनाओं को जल्दी शुरू किया जाना चाहिए, जल्दी शुरू किया जाए, क्योंकि अपार वहां पे जल विद्युत क्षमता है और उस क्षमता का दोहन करने के लिए चीन भी नेपाल में अपना निवेश उसमें करना चाहता है। तो भारत सरकार को भी इस बात को सोचना पड़ेगा कि अगर हम कुछ भी कर रहे हैं तो समयबद्ध तरीके से करें, तब जाके हमारा एक अच्छा प्रभाव उन तक पहुंचेगा। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे कि आधारभूत संरचना जो नेपाल की है बहुत हल्की है, कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है नेपाल में। तो नेपाल की आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए भारत को योगदान देना चाहिए। मतलब आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में सहायता दे, भारत सरकार सहायता दिया जाए, और वो काम हम करते भी हैं। आधारभूत संरचनाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी को हम बेहतर करें और इसको बेहतर करने के लिए जो है हम प्रयास करें। एक चीज और, किसी दल विशेष से संबंध हम न बनाने का प्रयास करें। जैसे हम से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं मधेशी या वहाँ की जो पार्टी है मधेशियों की, तो हम उस अप्रोच से बचे कि हम किसी दल विशेष के साथ संबंध रखने के स्थान पर राष्ट्र, पूरे नेपाल के साथ संबंध रखने का प्रयास करें। ठीक है, और इससे क्या होगा, इससे भारत को वहाँ पे पूरी स्वीकृति मिलेगी। हम किसी एक पक्ष की बात न सुने, हम किसी दल विशेष के साथ संबंध रखने के स्थान पर, ये आगे कर दो, किसी दल विशेष के साथ संबंध रखने के स्थान पर पूरे देश से संबंध रखें, या जितनी पार्टियां हैं सबसे संबंध रखें। तो ये भी चीज यहां महत्वपूर्ण है, इस बात को समझना पड़ेगा। ठीक है, और इससे भारत को बचना पड़ेगा, किसी एक देश का समर्थन भारत को नहीं चाहिए। दूसरी चीज, चीन की भांति आप देखोगे कि भारत को भी वहां पर आधारभूत संरचना, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का प्रयास करना पड़ेगा अगर भारत वहां पे बढ़त चाहता है। अगर रणनीतिक बढ़त चाहते हैं तो आपको वहां पर एक बेहतर, सबके साथ, वहां पे जितने भी दल हैं सबके साथ आपको अपना संबंध बेहतर रखना पड़ेगा। और जब आप ये करेंगे तब जाके एक संबंधों में बेहतरी आएगी और सभी दलों के साथ आपके जो रिलेशंस होंगे वो ठीक होंगे। ठीक है, और आप देखेंगे कि यहां पर जो भी अन्य मामला है, नेपाल में जो शांति और जो सुरक्षा की संधि है, उसमें भी आप देखिए कि जो संप्रभुता का मुद्दा उठाया जाता है कि यहां पर भारत के साथ ये जो संधि है 1950 की, इसमें क्या हो रहा है, इस संधि के तहत नेपाल की संप्रभुता जो है वो खतरे में पड़ती है। इससे भी वहाँ के लोगों को एक हमको स्पष्ट संदेश देना पड़ेगा कि इससे नेपाल को फायदा ही होता है। भाई आज वैश्वीकरण की दुनिया में अगर 1950 की संधि में तो यही बात कही गई है ना कि नेपाल का जो नागरिक है उसे भारत में नागरिक का दर्जा मिलेगा, भारत का जो नागरिक है उसको नेपाल में
नागरिक का दर्जा मिलेगा, केवल राजनीतिक अधिकार नहीं मिलेंगे। दूसरी चीज, नेपाल को यह भी सोचना पड़ेगा कि हम अपने देश, जो उनके देश के लोग हैं, जैसे मधेशी हैं, तो मधेशियों को अधिकार तो देना पड़ेगा, क्योंकि मधेशियों को अगर अधिकार नहीं देंगे तो वो असंतुष्ट रहेंगे, और वो असंतुष्ट रहेंगे तो देश को अस्थिर करने का प्रयास करेंगे, और इस अस्थिरता का नुकसान होगा, भारत को भी होगा, नेपाल को भी होगा। तो ये जो गलत धारणाएं हैं कि इंडिया लॉक हो गया है नेपाल, इसके बारे में लोगों को जागरूकता करनी होगी, क्योंकि भारत जो है नेपाल का बहुत ही विश्वस्त, बहुत ही भरोसेमंद सहयोगी रहा है शुरू से। नेपाल की जो भी जरूरतें रही हैं भारत सरकार या भारत ने हमेशा पूरा किया है। आपको मैंने बताया था कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार, लगभग 70% से ज़्यादा व्यापार भारत के साथ होता है। भारत का बंदरगाह है, कोलकाता बंदरगाह, उससे होता है। नेपाल का सामान विदेशों तक तभी पहुंच पाता है। तो भारत के साथ संबंध बेहतर करना केवल भारत के लिहाज से नहीं, नेपाल के लिहाज से भी बहुत आवश्यक है। और दोनों देश आपसी अविश्वास को दूर करें। ये जो भारत के खिलाफ जो बड़े भाई की जो अवधारणा नेपाल के मन में है, उसको भी दूर किया जाना चाहिए। समय पर जब हम कोई परियोजनाएं पूरी नहीं करते हैं तो उसकी लागत भी बढ़ जाती है, और जिस देश में हम परियोजना लगा रहे होते हैं उसके खिलाफ असंतोष भी होता है। तो हम यहाँ पर जो सांस्कृतिक कूटनीति है उसका प्रयोग करें हम, तो ज़्यादा बेहतर होगा। सांस्कृतिक कूटनीति के तहत जो है आप देखोगे कि किस तरीके से संबंधों को सुधारा जा सकता है। ठीक है, एक दूसरे के जो साझा तत्व हैं, जैसे धर्म हो सकता है। नेपाल हिंदू धर्म का बहुत बड़ा केंद्र है। अधिकतर समय आप देखोगे कि नेपाल में हिंदू धर्म वहाँ का राजधर्म था। तो भारत सांस्कृतिक आधार पे भी नेपाल से बहुत कनेक्ट है। बौद्ध धर्म के बहुत सारे बौद्ध भिक्षु भी वहाँ हैं। तो इस तरीके से भारत सांस्कृतिक आधार पे नेपाल के नज़दीक है, और हमारे जो आचार विचार हैं वो भी उसके बहुत ही नज़दीक हैं। तो हम हर प्रकार की रणनीति को अपनाने का प्रयास करें, जिससे हमारा और उसका संबंध बेहतर से बेहतर होता चला जाए। ठीक है, तो यहाँ इस चीज़ को अगर हम समझें तो पूरी बात हमको क्लियर हो जाएगी कि किस तरह से भारत अपना संबंध विकसित करना चाहता है। देखिए, पड़ोसी देशों के साथ कैसे संबंध होने चाहिए, इस पे एक आपको मैं बताऊं कि गुजरात डॉक्ट्रिन भी है। जब विदेश मंत्री थे इंद्र कुमार जो गुजराल जी, वो बाद में देश के भारत के प्रधानमंत्री भी हुए, तो उन्होंने एक बात कहा था पड़ोसी देशों के लिए, और इसे बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली। इसे गुजराल सिद्धांत भी कहते हैं। उनके अनुसार एक बात थी कि भारत अपने छोटे पड़ोसी देशों के साथ, चीन और यहाँ पे पाकिस्तान की बात नहीं हो रही है, भारत अपने छोटे पड़ोसी देशों के साथ एक तरफा छूट देगा। ध्यान सुनिएगा, नेपाल को भी ये बात समझनी पड़ेगी कि भारत कभी ऐसा देश, भारत की कभी ऐसी एक्टिविटी नहीं रही कि वो किसी का क्षेत्र अतिक्रमण करे, शक्तिशाली होते हुए भी भारत ने कभी ऐसा नहीं किया। आप देखोगे कि नेपाल के अंदर चीन ने एक गांव पर नियंत्रण किया और धीरे धीरे 10 गांवों पर अपने अधिकारिता की बात कर रहा है। लेकिन भारत का ऐसा कोई मामला नहीं है कि भारत जहां अंदर घुसने का प्रयास करता हो। तो इस चीज को समझना पड़ेगा कि गुजराल सिद्धांत में भी संबंधों को बेहतर करने के लिए पड़ोसी देशों के साथ कुछ बातें कही गई हैं कि एक पक्षीय छूट देनी चाहिए, और छोटे जो भी पड़ोसी देश हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए।
दक्षिण एशिया में एक बात कही जाती है कि भारत का आकार बहुत बड़ा है और छोटे पड़ोसी जो हैं भौगोलिक रूप से, आर्थिक रूप से, जननांकीय रूप से संख्या, उनकी जनसंख्या भी कम है। तो भौगोलिक, आर्थिक और जननांकीय रूप से जो छोटे पड़ोसी देश हैं वो कमज़ोर हैं, अशक्त हैं और इन्हें हम आर्थिक सहायता देंगे। भारत का ऐसा अप्रोच है, जो भी ऐसे देश हैं हमारे पड़ोसी हैं उनको आर्थिक सहायता देना है। उनके साथ कोई भूमि का विवाद है, जल का विवाद है तो हम उनको छूट भी देंगे। और परंतु राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवादी घटनाएं अगर वो हमारे साथ या इस तरह का व्यवहार करते हैं कि जिससे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़े, आतंकवादियों को वो शरण देते हैं, तो हम फिर कोई छूट नहीं देंगे। छोटे जो पड़ोसी देश हैं, आप देखोगे उनको ये बातें क्यों हम कह रहे हैं कि उनके दिमाग से ये मन से बात निकले कि भारत अतिक्रमण करेगा, भारत उनसे कुछ लेना चाहता है। ऐसा नहीं। ये बिल्कुल गुजराल डॉक्ट्रिन है उसमें बिल्कुल स्पष्ट किया गया है, भारत की ऐसी मंशा नहीं है। छोटे पड़ोसी देशों के आर्थिक विकास के कारण उनकी सीमाएं शांत होंगी, वो अपना विकास कर पाएंगे। पहली चीज तो ये है। अगर विवाद नहीं होगा सीमाओं का तो अपना विकास होगा कि नहीं होगा। चीन के साथ अभी भारत का विवाद हो रहा है तो इससे आर्थिक विकास रुकेगा कि नहीं रुकेगा? बिल्कुल रुकेगा। तो ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर सीमा विवाद नहीं होगा तो शांति होगी। दूसरी चीज, चीन का प्रभाव भी इससे कम होगा। गुजराल सिद्धांत जो है वो इसलिए भी लाया गया था कि यहाँ पर चीन अपना हर जगह फैलाव कर रहा है, तो चीन के फैलाव को कम करने के लिए भी हम यहाँ कारगर हो पाएंगे। तीसरी बात, वर्तमान का जो वैश्वीकरण का युग है, उदारीकरण का युग है, भारत को इससे आर्थिक लाभ प्राप्त होंगे, क्योंकि छोटे पड़ोसी देशों के साथ जब भारत का द्विपक्षीय व्यापार जब अच्छा होगा तो उसमें भारत को फायदा ज्यादा मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा इस सिद्धांत में यह भी कहा गया है, गुजराल सिद्धांत में, कि जो हमारे छोटे पड़ोसी देश हैं, जो उनके सभी विवादों का समाधान द्विपक्षीय रूप से किया जाएगा और शांतिपूर्ण ढंग से किया जाएगा। तो चाहे नेपाल हो, श्रीलंका हो, म्यांमार हो, बांग्लादेश हो, किसी को चिंता करने का कोई विषय ही नहीं है कि भारत कुछ ऐसा करेगा। भारत तो खुद ही शांतिपूर्ण, सबके सहअस्तित्व की बात करने वाला देश रहा है। इसके वजह से ही भारत को कितने बार हमले झेलने पड़े। तो इस बात को समझना पड़ेगा। और दक्षिण एशिया का कोई भी देश अपनी भूमिका का जो प्रयोग है वो एक दूसरे के खिलाफ नहीं करेगा। मतलब ये जो देश हैं, न हम किसी के खिलाफ करेंगे, न आप हमारे खिलाफ करेंगे। और आज जो नेपाल भारत के खिलाफ कर रहा है, चाहे वो चीन से अपने सामरिक संबंध बनाना हो, चाहे वो चीन के द्वारा बहुत बड़ी आर्थिक सहायता लेना हो, आप बिल्कुल लीजिए, सब कुछ करिए, लेकिन वो संबंध भारत के खिलाफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका एक बहुत बड़ा व्यापार भारत के साथ होता है। अगर आप ऐसे संबंध बनाओगे तो भारत से संबंध बेहतर नहीं रह पाएंगे। इसलिए नेपाल में भी इस बात को लेकर विचार विमर्श होना चाहिए और अगर इस तरीके से कार्य किया जाए तो कोई समस्या नहीं होगी। तो आपने देखा कि किस प्रकार भारत नेपाल संबंध जो हैं उनका समाधान हो सकता है। प्रश्न आपसे कैसे पूछे जा सकते हैं? एक प्रश्न तो ये पूछा जा सकता है कि भारत नेपाल शांति और मित्रता की संधि जो है उस पे, मैं आपको प्रश्न यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंने इस बात को पूरी बात बता दिया है। भारत नेपाल शांति एवं मित्रता की संधि
1950 को लेकर नेपाल में कौन सी आपत्तियां उठाई जा रही हैं, कौन सी आपत्तियां उठाई जा रही हैं। इन आपत्तियों का आलोचनात्मक परीक्षण करें, मतलब पक्ष विपक्ष दोनों बताएं, परीक्षण कीजिए और भारत के रुख को भी स्पष्ट करें। मैंने जितना लेक्चर दिया है उससे ये पूरी बात आपको स्पष्ट हो जाएगी। कैसे आप बताएंगे 1950 की संधि क्या है, यहाँ पे आप क्या बताएंगे, नेपाल क्या कहता है, ये हमारी संप्रभुता पे चोट है। पहले ही नेपाल लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है, लैंडलॉक कंट्री है, लेकिन इसके कारण, इस संधि के कारण इंडिया लॉक हो गया है। यहां से स्टार्ट करेंगे, इसको लेकर जितनी आपत्तियां हैं वो आप बताएंगे। फिर आप बताएंगे कि इन आपत्तियों का क्या कोई आधार, एक बेहतर आधार है। तो दूसरे पार्ट में आपको बताना पड़ेगा। मतलब पहला पार्ट जब आप आंसर लिखेंगे तो पहले पार्ट में यहां पे ऐसे बताएं, पार्ट 1 जो है उसमें आप बताएंगे 1950 की संधि के प्रावधान और उस पर आपत्ति क्या है, ठीक है। दूसरी बात आप ये बताएंगे कि ये आपत्ति कितनी ठीक है, ठीक है, इसका एक परीक्षण करेंगे। पक्ष विपक्ष दोनों, पक्ष और विपक्ष यहां पे आपको समझना पड़ेगा। ये तो आपत्ति इन्होंने उठाई है, तो आप यहां बताएंगे कि आपत्तियों का आलोचनात्मक परीक्षण करें, ठीक है, पक्ष विपक्ष। फिर आप ये बताएंगे कि भारत अविश्वास को कम करने के लिए कौन से कदम उठा रहा है, ठीक है। तो यहां 3 पक्ष हो गया प्रश्न का, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और उसके बाद निष्कर्ष, एक कंक्लूजन कि आज वैश्वीकरण के युग में जब सभी देश मुक्त व्यापार की तरफ बढ़ रहे हैं तो नेपाल के द्वारा इस तरह की आपत्तियां उठाना कहीं ना कहीं नेपाल के व्यापार वाणिज्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। इसलिए इस संधि के जो अच्छे प्रावधान हैं और भारत का कभी ऐसा दृष्टिकोण नहीं रहा है कि वो नेपाल लॉक करे या इंडिया लॉक करता है वो नेपाल को। हमने हमेशा गुजराल डॉक्ट्रिन का फॉलो किया है और हम अपने छोटे सहयोगियों को, छोटे पड़ोसी देशों को हमेशा उनके यहाँ शांति स्थायित्व की ही कामना करते हैं।
तो ये बात जब आप बताओगे तब जाके ये प्रश्न आपका क्लियर होगा। क्या समझ पाए? एक प्रश्न और बताता हूं कि वो कैसे लिखा जाएगा। ये प्रश्न ऐसे, एक प्रश्न आप देखिए, नेपाल में भारत और चीन के हित, नेपाल में भारत और चीन के हित, चीन के हित किस प्रकार एक दूसरे से टकराते हैं, किस प्रकार एक दूसरे से टकराते हैं, इनके बीच सहयोग, इनके बीच इसके बीच भारत और नेपाल के मध्य सहयोग की संभावनाओं पर सुझाव दीजिए। ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों का उत्तर लिखने के लिए बहुत ज़्यादा फैक्ट की जानकारी, बहुत ज़्यादा तथ्य की बात नहीं होती है। तथ्यों को बहुत ज़्यादा आप यहाँ पर एलोबरेट करोगे तो उत्तर अच्छा नहीं होगा, सारगर्भित नहीं होगा। देखो क्या है, नेपाल में भारत और चीन के हित किस प्रकार एक दूसरे से टकराते हैं। तो पहले आप बताएंगे नेपाल में अभी क्या चल रहा है। नेपाल में भारत और चीन के हित, क्योंकि दोनों देश भारत और नेपाल, भारत और चीन दोनों देश जो हैं वो आप देखोगे इस एशिया महाद्वीप में शक्तिशाली देश हैं, एशिया महाद्वीप के शक्तिशाली देश हैं। चीन विस्तारवादी रुख हमेशा रखता है और चीन के इस विस्तारवादी रुख से भारत के हित प्रभावित हो सकते हैं, भारत के हित प्रभावित हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए अगर नेपाल चीन के साथ अपने संबंध, नेपाल चीन के साथ अपने संबंध बेहतर करता है तो भारत का कहीं ना कहीं हित टकराता है। तो इसलिए आप एक चीज देखोगे कि जैसे हाल फिलहाल में चीन के साथ संबंध बेहतर हुए हैं, इसमें आपको बताना पड़ेगा कि सामरिक संबंध अभी यहाँ पे बनाने का प्रयास हो रहा है, सामरिक संबंध, सैन्य संबंध बनाए जा रहे हैं। बड़ी आर्थिक सहायता दी जा रही है चीन द्वारा। भारतीय मुद्दों पर चीन का सहयोग देने की बात बोली जा रही है, चीन का सहयोग दे नेपाल। ये सारे ऐसे विषय हैं जहां पर भारत के साथ यहां पर हित जो हैं टकराते हैं।
तो भारत ये नहीं कहता है कि आप जो नेपाल है वो अपना संबंध चीन के साथ न बनाए, लेकिन भारत ये जरूर कहता है कि संबंध ऐसे होने चाहिए जिससे भारत के हित न प्रभावित हो, हित नहीं प्रभावित होने चाहिए, हित नहीं प्रभावित होने चाहिए, और भारत की संप्रभुता पर कोई ठेस नहीं लगनी चाहिए। ऐसे संबंध नहीं बनेंगे, ये आपने 1950 की संधि में भी कहा है। तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि किस तरह से संबंध रखे जाएं। अब इसमें भारत के लिए भारत क्या करे? भारत नेपाल के मध्य जो आर्थिक उसको सहायता देता है वो दे, नेपाल को और भी बातें समझाए, जैसे सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार हैं हम आपके, हमारी भौगोलिक सीमाएं आपसे ज़्यादा नज़दीक हैं, चीन के साथ जो संबंध है वो आप रखिए, कोई समस्या नहीं है, लेकिन भारत के खिलाफ नहीं होना चाहिए। इसके अलावा चीन के वास्तविक स्वरूप को समझाए कि चीन विस्तारवादी देश है। अभी आपके देश में जो निवेश कर रहा है धीरे धीरे, उससे जो है वो सैन्य अड्डा भी बना सकता है, चीज़ें भी अपनी अपनी बढ़ा सकता है, और आपका विकास अभी नहीं हुआ है तो आपके लिए वो ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो इस तरीके से जब आप प्रश्न को डील करोगे तब आपको समझ में आएगा कि कैसे लिखना है। तो पहले पार्ट में आपने देखा कि भारत चीन के हित किस प्रकार एक दूसरे से टकराते हैं नेपाल के अंदर। पहले तो ये बता दीजिए कि नेपाल में भारत और चीन के हित अलग अलग मुद्दों पर टकराते हैं। जैसे दोनों ही दक्षिण एशिया में आप देखोगे, पूरे एशिया में महाशक्तियां हैं, दोनों ही विस्तार करना, भारत का तो विस्तार करने का दृष्टिकोण नहीं है, लेकिन चीन विस्तार करना चाहता है। इसके लिए आर्थिक सहायता हर प्रकार से वो जो रणनीतियों का वो प्रयोग करता है, और इसी क्रम में उसने नेपाल के साथ कई सामरिक संबंध, कई सैन्य संबंध बनाए हैं। लहासा से लेकर काठमांडू तक रेल लाइन बिछा रहा है, वहाँ की कई हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट उसमें पैसा डाल रहा है, और धीरे धीरे नेपाल के साथ भी यही होगा कि चाइना जिन देशों में जितना आर्थिक निवेश करता है उसके बाद वहाँ की वो पूरी नीतियों को हाईजैक कर लेता है, और इससे भारत के खिलाफ उसका प्रयोग हो सकता है। और ये चीज़ यहाँ समझने का विषय है। इसलिए भारत सरकार को समय पर पहले तो आर्थिक सहायता दीजिए, द्विपक्षीय व्यापार कम करिए, 1950 के संधि का जो वहाँ पे एक अलग माहौल बना हुआ है उसको क्लियर करिए, और एक पार्टी से संबंध रखने के स्थान पर पूरे राष्ट्र से संबंध रखिए। ये कुछ सुझाव हो सकते हैं कि जिसके आधार पर आप ये उत्तर लिख देंगे। दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा ये बात मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद। सभी लोग अपना ध्यान रखिए। कल हम मिलते हैं अगली क्लास में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की नई श्रृंखला में। ओके, थैंक यू।